नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी के भाषण ने आज पसीने छुड़ा दिए, मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए। अमित शाह बेचैन परेशान थे, राजनाथ सिंह को कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी आज वो बैटिंग करेंगे जिसमें पूरी बीजेपी पसीने पसीने हो जाएगी। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आरोप है इस बात का संघ ने, कारपोरेट हाउस ने, मीडिया हाउस ने, कि किसी तरह राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दो। लेकिन हाउस में राहुल गांधी पप्पू नहीं, पुतिन बन के सामने आ गए। दिखा दिया उन्होंने उनके भाषण क्या होते हैं। मुझे सबसे ज्यादा तरस तो स्पीकर पे आ रहा था आज। भगवान शिव की फोटो दिखाई, कैमरा स्पीकर पे हो गया। दोबारा शिव जी की फोटो दिखाई, राहुल गांधी का देखिए क्या स्पीकर साहब। जैसे ही मैं भगवान जी की फोटो दिखा रहा हूँ, कैमरा आप पर चला जा रहा है। बीजेपी को लगा ये तो हमारा हथियार था, ये भगवान शिव इनके हाथ में कैसे। और आज राहुल गांधी ने बिल्कुल बिल्कुल आरएसएस, बीजेपी सबकी जमकर धुलाई करी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का भाषण लगातार वायरल हो रहा था। मैं रोज शो करता हूं अभय दुबे जी के साथ, जाने माने पत्रकार हैं देश के। एबीपी चैनल पर रोज देखते हैं उनको, बहुत अच्छी किताबें लिखी है, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। मैंने उनसे राहुल गांधी के इस भाषण को समझना चाहा। मैंने समझना चाहा कि क्या राहुल गांधी का यह भाषण एक श्रेष्ठ भाषण माना जाएगा। क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी है जो पार करना बीजेपी को मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका अभय जी। हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया था। आरोप है संघ ने, बीजेपी ने, गोदी मीडिया ने, कारपोरेट हाउस ने। जिसको पप्पू बना रहे थे उसने तो पार्लियामेंट में पुतिन बन के साबित कर दिया। तो पहला भाषण था नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो बहुत लंबे समय तक राहुल गांधी का भाषण याद रहेगा लोगों को, स्पीकर को, मोदी जी को, अमित शाह को, राजनाथ जी को। और शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो, प्रधानमंत्री दो दो बार खड़े हों बीच में। ये जो पूरा भाषण था, क्या ये एक नया संकेत देगा कांग्रेस को। मैं तो अजीब बात देख रहा हूं, जब सरकार बन जाती है तो सरकार के लोग खुश होते हैं, उनमें उत्साह आता है। लेकिन मैं उल्टा देख रहा हूं कि लगातार सरकार बनने के बाद में इंडिया गठबंधन के लोगों में उत्साह आ रहा है, सरकार थोड़े बैकफुट पे नजर लगातार आ रही है। और राहुल गांधी के भाषण के बाद तो आज और बैकफुट पे मामला नजर आया। इस पूरे भाषण को आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी से किसी को क्या उम्मीद थी कि वो इतना जोशीला भाषण दे देंगे, इतने तर्कों के साथ दे देंगे, ओम बिरला को भगवान शिव की मूर्ति दिखा के खामोश कर देंगे। पूरे भाषण को आपके संदर्भ में देखते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है वो एक बेहतरीन भाषण है। और पिछले 10 साल से किसी भी विपक्षी नेता ने ऐसा भाषण कोई संसद में नहीं दिया, क्योंकि 10 साल में विपक्ष काफी कमजोर भी था। वो इतने दावेदारी के साथ में, इतने मजबूती के साथ में कोई बहुत बात कहने की स्थिति में नहीं था। आज राहुल गांधी एक मजबूती के मुकाम से बोल रहे थे। एक तरह से अभी हम लोगों ने एक T20 का विश्व कप टूर्नामेंट देखा, इसमें भारत चैंपियन हुआ। तो ये यहाँ भी 2 टीमें खेल रही थी। एक टीम इंडिया की थी और एक टीम एनडीए की थी। और इंडिया की टीम इस पहले T20 के मैच में जीत गई है। और राहुल गांधी ने एक तरह से देखा जाए तो दूसरी टीम को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कोई अंदाज नहीं था कि राहुल गांधी ऐसा भाषण देंगे। वो सोच रहे थे कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर चर्चा करेंगे और उसमें ज्यादा फोकस उनका नीट के पर्चों के ऊपर होगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी, ये बिल्कुल एक तरह से विपक्ष का जो भविष्य का एजेंडा है, उस एजेंडा को उन्होंने रेखांकित किया और भारतीय जनता पार्टी के मर्म पर प्रहार किया। वो मर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि वो हिंदू हितों की सम्राट वही है, केवल हिंदू हितों की रक्षक वही है। राहुल गांधी ने ये बताया कि ये जो हिंदुओं का नेतृत्व करने की देश में जो प्रतियोगिता चल रही है 90 के दशक से, उसमें अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय पैमाने पर आगे निकल गई है। ये अब किसी एक प्रदेश में चुनाव जीतने हारने का खेल नहीं रह गया है। अब पहली बार जो नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई टीना फैक्टर है, तो वो टीना फैक्टर खत्म हो चुका है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय मंच पर उभर आए हैं और उन्होंने एक ऐसी भाषा विकसित कर ली है जिसके जरिए वो विपक्ष के जनाधारों को, अपनी पार्टी के जनाधार को बहुत जबरदस्त रूप से उसके साथ जुड़ते हैं, प्रभावित करते हैं और कनेक्ट करते हैं। उनकी भाषा खास तरह की है, उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ी सरल अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने देखा आज
काफी देर अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन एक ऐसी अंग्रेजी सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सब चीज समझ लेता है। साथ में हिंदी भी बोल रहे थे, हिंदी अंग्रेजी मिला के भी बोल रहे थे, और जिस आक्रामकता के साथ में, लेकिन जिस संयम के साथ में राहुल गांधी बोल रहे थे, वो बहुत ही मुझे बेहतरीन लगा। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम भारतीय लोकतंत्र का जो असंतुलन था, राहुल गांधी के इस उभार से असंतुलन समाप्त हो गया है। अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे के मुकाबले का डिस्कोर्स दे रहा है। एक तरफा जो चल रही थी, एक तरफा बल्लेबाजी और गेंदबाजी चल रही थी पिछले 10 साल से, वो खत्म हो चुकी है। और भाजपा को ये उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बोलेंगे। वो तो लगातार भाजपा, राहुल गांधी अगर बोलेंगे तो उसमें 10 गलतियां होंगी, इस प्रकार की। भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी संसद में क्या बोलेंगे, जब बोलेंगे ही तो उसमें 100 गलतियां पकड़ी जाएंगी उसके अंदर। अब स्थिति यह है कि राहुल गांधी का भाषण तो सरकार की गलतियां पकड़ रहा था, और सरकार बीच बीच में उठ के सफाई दे रही थी। सफाई देने की जरूरत नहीं थी। अभी तो जवाब देने का नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा, भाजपा के नेताओं को मौका मिलेगा, उन्हें उस मौके का इंतजार करना चाहिए था। तो भारत के इतिहास में विपक्ष इस वक्त सर्वाधिक शक्तिशाली है, इसीलिए सत्ता पक्ष को नेता विपक्ष के भाषण में बीच में टोका टाकी करनी पड़ रही है। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी उठ के बोले, आपको याद है कभी? आप हुई नहीं संजय जी, आज तक ये कभी हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री अपनी जगह पूरा भाषण सुनते हैं, फिर जवाब देते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है, यही विपक्ष की परंपरा है। लेकिन उन्होंने नहीं किया ये। वो बीच बीच में उठ के बोलते रहे। दरअसल उनकी, देखिए, आजकल जो भी वो रणनीति बनाते हैं वो गलत साबित होती है। उन्होंने ये रणनीति बनाई होगी कि राहुल गांधी जैसी कुछ बोलेंगे, हम बीच में उठ के बोलेंगे इसमें। और चूंकि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, और देखिए, हर अध्यक्ष अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, वो पार्टी के हितों की रक्षा करता है। लेकिन इतना इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से ये करते हैं। उसका एक तरीका होता है कि जहां पर निर्णायक क्षण होते हैं वहां पर वो अपनी पार्टी का साथ देता है। लेकिन ये तो निर्णायक क्षण नहीं था, ये तो पहला सत्र था जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर चर्चा की शुरुआत थी, और विपक्ष के नेता को उसमें मौका मिल रहा था। सत्ता पक्ष को मौका मिलता, सत्ता अपने अपने दिए हुए सब जितना समय उनके हिस्से में आता है, काफी लंबे लंबे भाषण को दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नेता विरोधी दल के भाषण में टोका टोकी की, और इस तरीके से एक ऐसा इतिहास बनाया जो कि हमेशा ही संसदीय इतिहास में नकारात्मक रूप से याद किया जाएगा। अभी जी, वो सीन देखा था आपने कि वो भगवान शिव की बार बार फोटो ले रहे थे, कैमरा अचानक स्पीकर की तरफ हो जाता था, फिर राहुल गांधी ने कहा कि देखिए स्पीकर साहब, कैमरा फिर हट गया मेरी तरफ से। तो आज तो बिल्कुल स्पीकर को जो आईना दिखाया उन्होंने, वो मैंने देखा। सबसे बड़ी बात तो वो है स्पीकर की, आपके जब नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं तो आप झुक जाते हैं, मुझसे हाथ मिलाते हैं तो आप बने रहते हैं। तो वो देखिए, ये सब लोग, इन सब लोगों को आदत नहीं है एक मजबूत विपक्ष की। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी को आदत नहीं थी मजबूत विपक्ष की, और पिछले 10 साल से उन्हें मजबूत विपक्ष की आदत नहीं रही। तो मैंने तो एक शेर आज 2 बार टीवी के ऊपर पढ़ा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो शुरुआत है। अभी तो देखिए इन्हें मजबूत विपक्ष क्या होता है, और वो किस तरीके से सरकार की खाल उधेड़ता रहता है। और देखिए, मैं मानता हूं कि एक साथ इस भाषण से 2 काम हुए। पहला काम ये हुआ है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में सारे देश के पैमाने पर उनके इस भाषण से इजाफा होगा। मुझे तो पक्का यकीन है कि अभी अगर सर्वे कराया जाए, 1 हफ्ते बाद सर्वे कराया जाए, तो केवल इस भाषण की वजह से राहुल गांधी की लोकप्रियता में बड़ा इजाफा दिखाई पड़ेगा। और दूसरा काम यह है कि अगर ये सर्वे कराया जाए कि भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, तो आपको एंटी इनकम्बेंसी भी लोकसभा चुनाव के मुकाबले अभी 20-22 दिन के अंदर बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि कोई तो काम इस सरकार ने ठीक से किया नहीं। लगातार बिल्डिंगें गिर रही हैं। जिन बिल्डिंगों का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, वो बिल्डिंगें गिर रही हैं। कश्मीर में आतंकवादी हिंसा हो रही है। मणिपुर धू करके जल रहा है। परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें लाखों छात्रों का भविष्य फंसा हुआ है, उन सब में पर्चे लीक हो रहे हैं। तो ये सरकार तो बहुत बुरी हालत में है, चौतरफा घिरी हुई सरकार है। अभी तो इस सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बनाने के नाम पर जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, अभी तो इसका मामला उठेगा बहुत जम के। ये लोग बच नहीं सकते। अच्छा, अभी जी, क्या लग रहा है कि इस भाषण के बाद विपक्ष को एक ऊर्जा मिलेगी? ये लगेगा कि हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव हैं,
तो एक संदेश जाएगा, क्योंकि 2-3-4 महीने का टाइम बचा है। ये आज का भाषण था संजय इंडिया का। जी, मैं ये कहता हूँ कि विपक्ष तो पहले से ही ऊर्जा से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। विपक्ष के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा की खोज तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से कितना भी वो लोग दावेदारियां करते रहे और छाती ठोकते रहे, लेकिन अंदर से तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। हर प्रदेश में जहां इनकी सीटें कम हुई हैं वहां पर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। हमारे साथ गद्दारी हुई, गद्दारी किसने की भाई? इसका मतलब गद्दार आपके पार्टी के अंदर ही छिपे हुए हैं। एक ऐसी पार्टी जिसमें जगह जगह स्वर उठ रहे होंगे हमारे साथ गद्दारी हुई, उस पार्टी की वास्तव में इसका मतलब पार्टी की एकता भी खतरे में है। पार्टी के भीतर सिर्फ फुटबॉल जारी है। तो विपक्ष के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। विपक्ष दरअसल हर प्रदेश में जहां पर चुनाव होना है वहां पर अपनी रणनीति के बारे में सोच समझ रहा है। एक दूसरे को कुछ काटने वाले बयान वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर जगह सिक्का बंद रणनीति की खोज कर रहा है। अब ऐसे महाराष्ट्र को देखिए। अब महाराष्ट्र में जैसे ही ये कहा गया कि साहब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव होंगे, तो शरद पवार ने कहा कि नहीं, हम किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, महाविकास अघाड़ी जो है मिलकर चुनाव लड़ेगा, किसी चेहरे पर चुनाव। लेकिन शरद पवार के इस बयान के बाद किसी ने उनका खंडन नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे और उनके लोग चीख के कहने लगे और नहीं उद्धव ठाकरे के नाम पर चुनाव, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि शरद पवार का भी स्वार्थ ये है कि महाविकास गठबंधन जो है, जो महाविकास अघाड़ी जो है वो चुनाव जीते और महायुति चुनाव हारे। तो एक तरह से उन्होंने वहां की रणनीति तय कर दी है। और अब देखिए हरियाणा में क्या होता है। हरियाणा में तो कांग्रेस ही मुख्य ताकत है, जो कि और कोई तो है ही नहीं कांग्रेस के लिए। वहां कोई गठजोड़ तो है नहीं। वहां देखना पड़ेगा कि बीजेपी की रणनीति क्या है। क्या बीजेपी किसी जाट नेता के साथ, प्रेफरेबली दुष्यंत चौटाला, किसी जाट नेता के साथ बीजेपी क्या वो गठजोड़ करेगी कि नहीं करेगी, या अकेले चुनाव लड़ेगी? अब जैसे कि इन्होंने कह दिया है अमित शाह ने कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव यह है कि भाई किसी जाट नेता से गठजोड़ कर लो, वरना जाटों को कोई वोट नहीं मिलेंगे। सही बात है। अच्छा, अब भाजपा को क्या लगता है? भाजपा को क्या लगता है कि अगर जाटों से, किसी जाट नेता से गठजोड़ करके चुनाव लड़े तो जो जाट गैर जाट करते हैं वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो बात ये आ गई, आप खुद ही एक जाट पार्टी से गठजोड़ कर रहे हैं। तो वो जाट नेता से पिछली बार चुनाव के बाद कर लिया था इन्होंने गठजोड़। उस टाइप का गठजोड़ तो करना ज्यादा उन्हें सुविधाजनक लगता है, लेकिन चुनाव से पहले गठजोड़ करना उन्हें सुविधाजनक नहीं लगता। अब देखिए वहां पर भाजपा की रणनीति क्या बनती है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, उसको अकेले चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। अभी आज अग्निवीर का मुद्दा जिस तरह से राहुल ने उठाया, जिस ऊर्जा के साथ उठाया, जिस शिद्दत के साथ उठाया, हरियाणा में इसका फायदा मिलेगा ना? लगातार अग्निवीर पे बात कर रहे हो। आज तो कह दिया कि भाई हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर खत्म, मुद्दा ही नहीं अग्निवीर। हरियाणा में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए इसका फायदा हर जगह चलेगा, हर जगह मिलेगा इसका फायदा। क्या इसका फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा अगले विधानसभा चुनाव में, जहां से बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फौज में लोग जाते हैं? वहां भी फायदा मिलेगा, सब जगह फायदा मिलेगा। अग्निवीर का सवाल क्यों? अग्निवीर जिस तरीके से सरकार ने योजना बनाई है उसके पीछे बहुत अहंकार था कि हमारे पास तो बहुमत है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लगातार झूठ बोलते थे। ये तो फौज ने खुद ही प्रस्तावित की है। तो जैसे राहुल गांधी ने कहा है, तो पीएमओ बैठ के बनाई गई ये योजना, कोई फौज मोदी का मन का है। हाँ, मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। और जिस तरह कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट इसके ऊपर रवैया अख्तियार किया है कि हम इस योजना को खत्म करेंगे, तो उसके बाद तो बिल्कुल अब इन लोगों के सामने एक तरह का चुनौती है कि क्या अग्निवीर योजना जिस हालत में है उस हालत में ही बनाए रखेंगे या इसके अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे। अगर अभी परिवर्तन करते दिखाई पड़े तो मालूम कहा जाएगा कि विपक्ष के दबाव में कर रहे हैं परिवर्तन, इसलिए अभी परिवर्तन नहीं करेंगे। जितना देर लगेगी उतना ही और अलोकप्रिय होंगे। अच्छा, नीतीश की पार्टी की तरफ से शुरुआत में तो आया था अग्निवीर योजना पे विचार की बात, फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। नहीं, नीतीश की पार्टी इस बात को कहती रहेगी, लेकिन इस सवाल के ऊपर कुछ तोड़ेगी नहीं। उस वक्त तक नहीं तोड़ेगी जब तक नीतीश कुमार को ये ना लगे कि उनकी टांग भाजपा खींच लेना चाहती है, उनके नीचे का कालीन खींच लेना चाहती है। उस वक्त तक नीतीश की पार्टी कुछ नहीं कहेगी। जिस दिन ऐसा लगेगा कि भाजपा उनको गिराना चाहती है, वैसे ये सारी बातें वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देंगे। एक बात तो बताइए, बात समझ में नहीं आई। आज जो
भगवान शिव का फोटो बार बार दिखाया राहुल गांधी ने, वो क्या स्ट्रेटेजी थी, वो क्या रणनीति थी कि बार बार भगवान शिव का फोटो दिखा रहे हैं? देखिए, राहुल, मैं कहा ना शुरू में, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मर्म पर प्रहार किया है। उनका जो हिंदू हृदय सम्राट होने का दावा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको उन्होंने शिव की तस्वीर दिखाकर उन्होंने तोड़ा है। और शिव की जो अभय मुद्रा है उसको उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया। तो शिव की जो अभय मुद्रा ये है ना, उसको कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से उन्होंने जोड़ दिया और शिव को संहार का या हिंसा का प्रतीक न बताकर उन्हें दरअसल अहिंसा का प्रतीक बताया और उनके त्रिशूल को भी अहिंसा का प्रतीक बताया। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें स्पिन ये दे रही है कि भाई आपने सारे हिंदुओं को हिंसक कहा, तो इस बात पे तो भारतीय जनता पार्टी जो स्पिन चाहे दे ले, लेकिन इस बात पे तो बाहर कोई भी आदमी होगा हंसेगा कि कोई व्यक्ति सारे हिंदुओं को हिंसक क्यों कहेगा। तो एक संदर्भ में बोल रहे, तो संदर्भ उनका स्पष्ट था कि वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्तियों को हिंसा का प्रतीक बता रहे थे। जो लोग हिंदू दिन रात करते रहते हैं, लेकिन दरअसल उनका विश्वास हिंसा में है। आज के भाषण से हिला तो संघ भी होगा, संघ को भी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी, क्योंकि संघ भी गांधी परिवार पर लगातार हमला करता रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बारीकी से हम लोगों को देखने की जरूरत है। मैं जब एबीपी चैनल के ऊपर चर्चा कर रहा था, उस वक्त अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा बताने वाले एक पत्रकार भी वहां पर थे। आप उनकी बात पे गौर कीजिए। उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की, लेकिन उस तरह नहीं, इस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता आलोचना कर रहे थे। उनका कहना यह था कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, उस राजनीति को उनका भाषण पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, उस राजनीति को आगे बढ़ाता है, उस राजनीति को 100% मजबूत करता है। और उन्होंने उस लिहाज से राहुल गांधी को 10 में 10 नंबर दिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई इस वक्त भाजपा से हर बात पे उनके साथ चूल पे चूल भिड़ा के काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो दोनों के बीच में अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध पे हम लोगों को लगातार, मैं ना फौरन कहा नहीं, मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, आपने जो कहा मैं आपके साथ हूँ। मैं भी राहुल गांधी को 10 में 10 नंबर देता हूँ, क्योंकि वो ये सवाल उठा रहे थे कि भाई राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लिया, राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ के सवाल पर आपका साथ नहीं दिया, इसके बावजूद भी वो आज ये दावा कर रहे हैं कि वो हिंदू समाज के ज्यादा बेहतर प्रतिनिधि हैं और भाजपा हिंदू समाज की उतनी बड़ी प्रतिनिधि नहीं है। ये कुछ सवाल है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कुछ सवाल है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इससे आप समझिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मौजूदा नरेंद्र मोदी के निजाम और भारतीय जनता पार्टी को कोई पूरी तरह 100% समर्थन देने को तैयार नहीं है। वो विरोध भी नहीं करेंगे उनका, लेकिन वो थोड़ा कटाक्ष करते रहेंगे, थोड़ा सा नुक्का मारते रहेंगे उनको, और ये चेतावनी देते रहेंगे कि हम लोग कभी भी आपका मिजाज दुरुस्त कर सकते हैं। ये जो लोग कांग्रेस के लोग छोड़ के चले गए थे, राहुल गांधी को बच्चा कह रहे थे, राहुल गांधी को मैच्योर नहीं कह रहे थे, उनको कैसा लग रहा होगा आज राहुल गांधी के ये तेवर देखकर? नहीं, वो तो चुपचाप अकेले में अफसोस कर रहे होंगे और जुगाड़ बढ़ा रहे होंगे किस तरीके से कांग्रेस में वापसी ली जाए। और उसमें से जो थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अपने कुछ हाथ पैर जोड़ के भैया दद्दा करके आ भी जाएगा वापस। ये जो भगदड़ जी काम छोटे कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले शुरू होता है। छोटे लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, उनको वापसी करने में, भैया दद्दा करने में कोई दिक्कत नहीं होती, फिर लाइन लग जाती है, उनको देखा देखी बड़े लोग भी आ जाते हैं, माहौल बन जाता है ना, उससे माहौल वो बनाते हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि असली माहौल लोकसभा चुनाव के बाद तो तब पता चलेगा जब हरियाणा के और महाराष्ट्र के नतीजे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है ये तभी पता चल जाएगा जब नतीजे आ जाएंगे। देखिए, झारखंड का चुनाव भी भाजपा हारेगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सारी आदिवासी सीटें हार गई है। यहां तक कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे अर्जुन मुंडा, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो अब वहां हेमंत सोरेन छूट भी गए हैं काफी। उन्होंने सब, जैसे वो सीधू और कानू के उस पे गए, यहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो आदिवासी विद्रोही थे, उन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसको हूल विद्रोह कहते हैं। उनका कहना था कि भाजपा के खिलाफ एक नए हूल का आह्वान करना चाहिए। तो ये इनके लिए काफी मुश्किलें होने जा रही हैं। इन्हें ये पता नहीं है, ये 20 दिन में जिस तरह से इन लोगों ने अपना काम किया है, भाजपा वालों ने, उससे मुझे अंदाज लग गया है कि इनको अभी अपनी मुश्किलों का पूर्वानुमान नहीं हो पाया है।
अभी तक अच्छा। यही दिखाने में लगे हुए हैं कि हम हारे नहीं है, हम जीत गए। पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं, हम हारे नहीं है, हम जीत गए हैं। पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी समस्या इनकी ये है कि वो ये दिखाने में लगे हुए हैं कि हम जैसे पहले सरकार चला रहे थे वैसी सरकार चलाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि आप कितना भी झूठ बोलते रहें, कितना भी दावे करते रहें, क्योंकि परिस्थिति बदल गई है, इसलिए संभव नहीं है ये। भाई जब 2014 के बाद में कहाँ इस तरह का सीन दिखाई पड़ा था संसद में, 2019 के बाद कहाँ इस तरह का सीन दिखाई पड़ा था संसद में। आज देखिए आज क्या स्थिति है। और ठीक बात है, मैंने भाषण नहीं सुने उनके कि इनसे पहले जो ए राजा बोले थे और महुआ मोइत्रा बोली थी, वो भी दरअसल इसी लाइन में, जो राहुल गांधी ने लाइन बनाई है उसी लाइन में वो लोग बोले। और राहुल गांधी ने जो बहुत सी बातें कही हैं उनका उन्होंने उसी तरह विस्तार किया है। अब आप देखिए ये इंडिया गठबंधन के दो बहुत बड़े वो हैं। इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से वहां कंडक्ट किया अपने आप को। एक टीएमसी की नेता बोली, वो नेता बोली, इसको इन लोगों ने इनकी सरसता छीन ली थी इन्होंने, वो बोली। और ए राजा बोले जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के हैं, जिनकी वो आरोप लगाया गया था कि इन्होंने सनातन का अपमान किया, इस तरह की बात बोल रहे थे। तो भाजपा जो बोल रही है वो सब पुराना राग है। सनातन को डेंगू कहा, ये कहा, वो कहा, जब देश की जनता ने बता दिया है कि वो इसके आधार पर वोट नहीं देती, आप कुछ भी बोलते रहिए। ठीक है। और एक सदन में एक और प्रॉब्लम आने वाली है कि डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर अवधेश प्रसाद का नाम आगे किया गया है, ऐसी चर्चा है। ममता बनर्जी की तरफ से भी संकेत है। अवधेश प्रसाद का नाम, अवधेश प्रसाद की शक्ल बीजेपी को मिर्ची लगाती है। राहुल गांधी ने भी आज कहा कि भगवान राम ने संदेशा बगल में बैठाए हुए थे, उनको बगल में बैठाए हुए थे। तो अवधेश प्रसाद तो समाजवादी पार्टी ऐसे एमपी हो गए हैं, ऐसे एमपी हो गए हैं जिनके चेहरे देख देख के मोदी जी को गुस्सा आता होगा। मोदी जी को लगता होगा बस चले तो अवधेश प्रसाद का। ये लोग अवधेश प्रसाद के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो दलित हैं। वो दलित है, पासी वोट है, पासी बीजेपी को बहुत जाता था अब तक। हाँ, अब वो सब चला गया बीजेपी से। अगर उन्होंने अवधेश प्रसाद के खिलाफ कुछ भी बोल बाल दिया ना, मतलब जो है, तो वो कम से कम उन्हें बहुत मुद्दतों तक पासी वोट नहीं मिलेगा। हाँ, पहले तो शुरुआत में गाली दी थी अयोध्या के लोगों को, लेकिन अब तो पासी डिप्टी स्पीकर के पद पर भी नाम बड़ा अवधेश पासी का और विरोध किया गया, तो वही तो मैसेज जाएगा कि एक दलित को आप डिप्टी स्पीकर नहीं बनाने देना चाहते। नहीं, ये लोग बहुत भाजपा, मैं यही कह रहा हूं कि भाजपा वाले ये पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ हैं कि उनकी समस्याएं दरअसल हैं क्या, और वो इस नई परिस्थिति से कैसे निपटे। इनके पास कोई रणनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी लगता है कि ये वन डायमेंशनल है। नरेंद्र मोदी जो है वो एक ही तरह से राजनीति करना जानते हैं, बाकी और राजनीति करने में क्या करना चाहिए ये सब इन्हें नहीं पता है। अभय जी, आज तो वो वाला सीन जो था वो बड़ा मजेदार लग रहा था। जैसे क्लास में बार बार शैतानी कोई बच्चा करे और दूसरा सफाई देता रहे, सर मैंने नहीं करी है। राहुल गांधी आज माइक को लेकर जिस तरह मजाक, मतलब जिस तरह कह रहे थे कि मेरा फिर माइक बंद हो गया, क्या आप कर देते हैं। ओम बिरला इतना घबराए हुए मुझे तो सबसे ज्यादा वो मजा आया कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो परमात्मा के साथ सीधे बातचीत करते हैं, खटाखट बातचीत करते हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री तो परमात्मा से सीधे बातचीत करते हैं। वो तो इमोर्टल है, हम लोग तो मोर्टल्स हैं, हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग मरेंगे भी। वो बायोलॉजिकल है ही नहीं वो। हाँ, हम लोग तो बायोलॉजिकल है भाई, वो तो बायोलॉजिकल ही नहीं है। अब ये नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है भिगो के मार रहा हो कोई आज ना। और ओम बिरला जी भी कि मैं बड़े लोगों का सम्मान करता हूँ, झुक जाता हूँ, पैर भी छूता हूँ, मतलब तो अच्छा रहा ना कि मोदी जी के पैर आपने कभी सुना है। देखिए, हालांकि मिली भगत थी। अमित शाह ऐसा व्यक्ति कह रहा था पीठासीन अधिकारी से कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। हाँ, ये वो भी अमित शाह कह रहे थे, कोई और कहता अमित शाह कह रहे थे, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। ये क्यों ऐसा आज दहशत सा माहौल कर दिया। मतलब राहुल गांधी के छक्के से पूरी बीजेपी को उम्मीद नहीं थी ना कि ऐसा होगा। देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ इब्तिदाई इश्क है, अभी से क्यों रोने लगे। अभी तो बहुत मार पड़ने वाली है भाई। अभी तो देखिए, इन लोगों ने पिछले 2019 से लेके और 2024 तक 5 साल सरकार चलाने में जो भ्रष्टाचार किया है, वो सब भ्रष्टाचार करोड़ों अरबों रुपए का, वो सब सामने आएगा सीधे। हर एक के ऊपर बहुत चक्कर फंसेंगे। इनकी राज्यों की सरकार ने भी किया। मैंने आज सुबह ट्वीट किया, सैमसंग कंपनी है, उसके जीएसटी करोड़ों सैकड़ों करोड़ की मांग,
सैकड़ों करोड़ के उसकी जीएसटी माफ कर दी, लंबा खेल करोड़ों का। तो जो राज्यों की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी सैमसंग की कंपनी का करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऐसे तमाम जगह आ रहे हैं जो हर जगह ठेकेदार गुजरात का निकल रहा है। अयोध्या में भी, अयोध्या में सड़कें टूटी, ठेकेदार गुजरात का। तो वो अब अगर पेपर ये जो उत्तर प्रदेश में पेपर ले हुए वो भी तो जो एडू कंपनी कंपनी है वो भी गुजरात की है, गुजरात की, जिसको योगी मतलब जी ने डिलिस्ट कर दिया है। कमाल हो गया है अभय जी। कोई बड़ा ठेका हो, ठेकेदार गुजरात का। मतलब यूपी, बिहार में कहीं कोई ठेकेदार बचा ही नहीं है। मैं तो कई बार मजे में कहता हूँ कि भैया घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई और माल कमाएगा गुजराती भाई। मतलब ये पूरा देश गुजरातियों को ठेके पे दे दिया है। पूरा देश गुजराती उठे हुए। देखिए बड़ा रिएक्शन है इसका पब्लिक में, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं लोग कि यार ये क्या बात होती है। काम हमारे क्या है कि बीजेपी वाले ही देखते हैं कि भाई हमें सड़क पर कोई गाली दे नहीं रहा। हाँ, अच्छा, जो रेटिंग एजेंसियां वाले कहते हैं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। टीवी पे कोई गाली दे नहीं रहा, टीवी पे तारीफ करते रहते हैं गोदी मीडिया के चैनल। वो अब गित्तकर वाले टीवी पे हम और आप जैसे लोग हैं वो तो आलोचना वगैरह करते हैं, तो अब इनको लगता है कि हमारे कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में जो विरोध भरा हुआ है। अब आप समझते हैं कि जो नीट में जो बच्चे फंसे हुए हैं 24 लाख बच्चे, वो क्या सरकार से प्रसन्न होंगे? क्या उनके परिवार जो होते हैं वो 1.25 करोड़ लोग जो हैं, इनके 24 लाख मोटे तौर पे आप देखें तो क्या वो सरकार से प्रसन्न होंगे? वो जो अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था ना कि भाई ये जो पर्चा लीक हुआ है पुलिस भर्ती वाला, इसमें कितना लोग परिवार परिजन उसके जुड़े हुए हैं, ये सब जगह बात लागू होती है। और देखिए जो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने जाते हैं वो समाज के ऐसे तबके के होते हैं जिनको आप बहुत खुशहाल और संपन्न तबका नहीं कह सकते, लेकिन जो डॉक्टरी की परीक्षा कर पढ़ रहे हैं वो तो खुशहाल मध्य वर्ग से लेकर उच्च मध्य वर्ग तक के लोग होते हैं। वो डॉक्टरी की परीक्षा, इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रहे हैं, डॉक्टरी की परीक्षा दे रहे हैं वो लोग, तो वो लोग स्वाभाविक रूप से भाजपा के समर्थक होते हैं। जो अमीर आदमी है हिंदुस्तान का, जैसी जैसी उसकी ये आमतौर पर ये एक समीकरण है कि कांग्रेस का समर्थन गरीबों में ज्यादा है और भाजपा का समर्थन अमीरों में ज्यादा है, लेकिन भाजपा ये सब करके अमीरों में भी अपना समर्थन खो रही है। आप देखिए कि टीम इंडिया जीती T20 का, प्रधानमंत्री जी आ गए, उन्होंने ट्विटर पे लंबा चौड़ा भाषण दे दिया अपना, लोग बधाई दे दी। मतलब टीम इंडिया के जीत में तो आप आ सकते हैं, लेकिन नीट के बच्चे, लाखों बच्चे, करोड़ों परिवार लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। नीट पे एक शब्द नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री, कितना खराब है। मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, नीट पे नहीं बोलेंगे, देश की कोई जन समस्या हो बिल्कुल मौनी बाबा हो गए। अब आप जिसको रवीश गोदी मीडिया कहते हैं उसके बारे में सोचिए। मेरे पास एक फोन आया आज कि भाई कल एक कार्यक्रम में आ जाइए हमारे यहाँ, हमने किस विषय पे होगी चर्चा, कि वो प्रधानमंत्री बोलेंगे, कल जवाब देंगे प्रधानमंत्री। तो मैंने कहा राहुल गांधी के भाषण पर चर्चा क्यों नहीं करवा रहे, प्रधानमंत्री की भाषण में तो बहुत चर्चा हो चुकी है, नई बात है ये बिल्कुल। तो उधर से फिर कोई जवाब नहीं आया। तो मेरा कहना ये है कि ये स्थिति ये है कि वो अभी भी प्रधानमंत्री पे फोकस डालकर, अब कल देखिए प्रधानमंत्री ये भाषण देंगे तब ये होगी प्रधानमंत्री ने छक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की तमाम वाहियात बातें होंगी। बिल्कुल सही बात है, मजा आएगा, कल देखेंगे, फिर कल रात को आपसे फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो ये थे अभय दुबे जी और आप सुन रहे थे सारी बातचीत। मुझको यकीन है कि आपको बात पसंद आई होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से सुना है कि टीवी मीडिया को, गोदी मीडिया को निर्देश चले गए हैं कि कल जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो शाम को इस पर चर्चा रखाई जाए, जैसे अभय दुबे जी ने बताया। हेडिंग भी दे दी गई है क्या क्या बातें होंगी, क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।